सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब के चैनल पे मैथ्स बाय प्रवीण सर। सो मॉक टेस्ट 1 का हम लोग आज डिस्कशन देखेंगे। जो हम लोग 10 क्वेश्चन लिया था हम लोगों ने मॉक टेस्ट 1 में, उसका सोल्यूशन वीडियो हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने वो टेस्ट ट्राई नहीं किया है तो नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए, वो टेस्ट ट्राई करिए और फिर उसके बाद ये सोल्यूशन वीडियो यहाँ पे देखिए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट P एंड R बाय कंडीशन R एंड Q बिकम फॉल्स। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। हमारे पास स्टेटमेंट P एंड R बाय कंडीशन का साइन है, उसके बाद उसने बोला है R एंड Q का वैल्यू आना चाहिए फॉल्स। वैल्यू उसका कैसा आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। अब ट्रूथ टेबल के लिए भी हमको P का भी वैल्यू चाहिए, Q का भी वैल्यू चाहिए और R का भी वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है, A और B का जो ऑप्शन है, यहाँ पे P इज ट्रू, Q इज फॉल्स, वहाँ पे R का वैल्यू नहीं है, तो वो ऑप्शन तो ऑलरेडी कट हो गया। अगेन सेकंड में भी आप देखोगे तो P इज फॉल्स, R इज फॉल्स, तो अगेन सेकंड भी हमारा यहाँ पे कट हो जाएगा। तो बचा हमारे पास C एंड D, क्योंकि वहाँ पे पी क्यू आर दोनों की वैल्यूज हमको यहाँ पे गिवन है। तो हम लोग उसी में देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, सी और डी जो ऑप्शन है। अब देखिए, अब सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि क्या होता है ये बाय कंडीशन, क्या होता है ये एंड क्या होता है, इसमें किस तरीके से चीज़ें चेंज होती है। तो देखिए बहुत सिंपल सा चीज़ है, मैं एंड के लिए बताता हूँ आपको। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपका अगर दो वैल्यूज़ है, एंड में क्या होता है कि ट्रू एंड ट्रू अगर आप लोगे तो उसका वैल्यू क्या आता है? ट्रू। मीन्स अगर सेम वाले है तो उसका वैल्यू क्या आएगा? ट्रू, और बाकी सारे फॉल्स आएंगे। मतलब ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, बाकी सारे की वैल्यू कैसी हो जाएगी? फॉल्स। ठीक है, तो ये हुआ। अब उसी तरीके से जो बाय कंडीशन वाला साइन है, इस बाय कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो सेम वाले होते हैं, जैसे ट्रू बाय कंडीशन ट्रू, ट्रू आएगा, फॉल्स बाय कंडीशन फॉल्स भी ट्रू आएगा। मतलब जो सेम वाले होते हैं वो उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है? ट्रू आता है, बाकी सारे कैसे हो जाते हैं? फॉल्स हो जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं। हम लोग ऑप्शन डी वाला लेते हैं। अब ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है आपको? ऑप्शन डी में दिया हुआ है पी का वैल्यू ट्रू दिया हुआ है, उसके बाद क्यू का वैल्यू फॉल्स दिया हुआ है और आर का वैल्यू ट्रू दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग टेबल बनाते हैं। टेबल किस तरीके से बनाया जाता है? सबसे पहले पी का वैल्यू, फिर क्यू का वैल्यू, फिर आर का वैल्यू। जैसे कि हमको दिया है ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? अब जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना उस पर आते हैं, उसको देखना होता है। तो इस पर देखिए सबसे पहला क्या है? पी एंड आर है। उसके बाद पी एंड आर का बाय कंडीशन किसके साथ है? आर एंड क्यू का। तो सबसे पहले मुझे आर एंड क्यू निकालना पड़ेगा। सो आर एंड क्यू निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद ये आ गया, ये आ गया, दोनों मिल गया हमें। उसके बाद इन दोनों के बीच का बाय कंडीशन निकाल लेते हैं। मतलब पी एंड आर बाय कंडीशन आर एंड क्यू। ठीक है, अब देखिए, अब पी एंड आर वाली वैल्यू देखना है मुझे। पी एंड आर मैंने जैसे कि बताया, एंड में क्या होता है? ट्रू 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 होते हैं, बाकी सारे फॉल्स। सो ट्रू, ये इन दोनों की वैल्यू ट्रू है तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? ट्रू आ जाएगी। अब उसके बाद हमें देखना है आर एंड क्यू, आर एंड क्यू, आर एंड क्यू, क्यू एंड आर नहीं देखना है, हमें आर एंड क्यू देखना है। सो यहाँ पे आर एंड क्यू क्या है? ट्रू और फॉल्स। तो एंड है तो उसमें सेम वाले ट्रू होते हैं, सेम वाले सॉरी, उसमें ट्रू 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 होता है, तो ट्रू फॉल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच में हमें क्या लेना है? बाय कंडीशन लेना है। तो ट्रू बाय कंडीशन फॉल्स, जैसे कि मैंने बताया इसमें सिर्फ सेम वाले ट्रू होते हैं, बाकी सारे फॉल्स। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। आ गया आपका आंसर फॉल्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos 36 माइनस ए इंटू कॉस 36 प्लस ए प्लस cos 54 प्लस ए इंटू कॉस 54 माइनस ए का वैल्यू क्या होगा, हमें बताना है। सो जैसे कि क्वेश्चन दिया है हमें, cos 36 माइनस ए इंटू कॉस 36 प्लस ए प्लस cos 54 प्लस ए इंटू कॉस
54 माइनस ए, इसका वैल्यू क्या होगा बताना है। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब करना क्या है इसके लिए, हमें इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, पढ़ा है। उसके बाद एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ये भी पढ़ा है। तो इसी तरीके से इसका कुछ यूज़ करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, ये दोनों जो कॉस के फॉर्म में है इसको हम लोग साइन के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉस 36 माइनस ए इंटू कॉस 36 प्लस ए को हम वैसा ही रखते हैं प्लस, अभी इसके लिए फॉर एग्जाम्पल ये पूरा थीटा हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका साइन 90, देखिए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे 54 प्लस ए है हमारा पूरा, फिर इनटू सेम वे में इसको भी लिखेंगे, इसके लिए अगेन थीटा ये हो गया, तो हमारा यहाँ पे भी साइन 90 माइनस 54 माइनस ए, ठीक है, ये वाला टर्म जैसे का वैसा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका साइन 90 माइनस 54 इज 36, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस ए हो गया। उसके बाद इंटू यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका साइन 90 माइनस 54 मतलब 36 माइनस माइनस प्लस ए आ जाएगा आपका। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे कॉस का एंगल जो है यहाँ पे साइन का है भाई, यहाँ साइन कॉस का जो एंगल है यहाँ पे वही साइन का है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला क्या हो गया आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसा ही हो गया। तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है कॉस ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 36 माइनस ए और बी का वैल्यू क्या है 36 प्लस ए, देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर कॉस ए माइनस बी, इस तरीके से। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका कॉस 36, अब माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस मतलब ये हो जाएगा -2a। अब देखिए हमें पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये कितना आंसर हो जाएगा कॉस 2a हो जाएगा। सो क्वेश्चन 2 का आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फंक्शन f of x इक्वल्स टू x प्लस 1/x c बिलोंग्स टू 1,3 द वैल्यू ऑफ द c फॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज। अब देखिए हमको किस तरीके से, सबसे पहले तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। वो आखिरी स्टेटमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या है। वो फॉर्मूला क्या होता है एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये होता है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से होगा, सबसे पहले तो हमको फंक्शन क्या दिया है वो देख लेते हैं हम लोग। फंक्शन हमको दिया हुआ है x प्लस 1/x, ठीक है। हमको c का वैल्यू निकालना है, क्या होगा, क्या करिए, अब ये क्या हो गया हमारा, ये कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस ऑन 1,3 दिया हुआ है। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग, तो f डैश ऑफ x हो जाएगा इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा -1/x स्क्वायर, ठीक है। तो डेरिवेटिव निकल गया, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है इन 1,3। हमेशा देखिए कंटिन्यूअस स्क्वायर ब्रैकेट में आता है और डेरिवेबल हमेशा ओपन ब्रैकेट में आता है, ठीक है। अब ये हो गया, ये सारी चीज़ें निकल गई हम लोगों की। यहाँ पे देखिए ए और बी का वैल्यू क्या है, जो आपको इंटरवल दिया होता है उसमें फर्स्ट टर्म आपका ए का वैल्यू हो जाएगा और सेकेंड टर्म आपका बी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें वही चीज़ एफ डैश ऑफ सी मतलब क्या, एफ डैश ऑफ एक्स है, एक्स की जगह सी रखिए। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को हमको पुट करना है सिंपली। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 1/c स्क्वायर इक्वल्स टू, अब एफ ऑफ बी मतलब क्या, अब बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x प्लस 1/x, तो एफ ऑफ बी मतलब क्या एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1, ऐसा करिए। सो एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 एक्स की जगह हमें 3 रखना है, तो 3 प्लस 1/3, तो कितना आएगा आपके पास 3 प्लस 1/3 माइनस, करते हैं हम लोग सॉल्व, एफ ऑफ 1 मतलब कितना 1 प्लस 1/1 अपॉन 3 माइनस 1 मतलब कितना आ जाएगा 2। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आएगा 9 प्लस 1/3 माइनस 1/1 इज़ 1 मतलब ये 2 ही आएगा अपॉन 2, कितना आ जाएगा यहाँ पे अब 10/3 माइनस 2 अपॉन 2,
अभी 3 फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 10 माइनस 3 इंटू 2 6/3/2, करेक्ट। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, अब ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 माइनस 6 मतलब ये आ जाएगा 4/6, ठीक है। 4/6 मतलब कितना आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे 2/3। तो ये 2/3 किसका आंसर हुआ हमारा, 1 माइनस 1/c² का आंसर 2/3 हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1/c², अब इसको इधर लेके जाते हैं, 2/3 यहाँ लाएंगे, तो किस तरीके से होगा इसका आंसर, देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1/c², 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1/c²। अब 3 माइनस 2 मतलब 1/3 हो जाएगा, 1/c², देयरफॉर इसका आंसर c² इक्वल्स टू 3 होगा, देयरफॉर c इक्वल्स टू कितना आएगा, प्लस माइनस √3। सो c की वैल्यू आई माइनस √3, c की वैल्यू आई प्लस √3, लेकिन c की वैल्यू कोई एक ही होती है। अब इन दोनों में से कौन सा है वो देखना है। जैसे कि हमें पहले ही दिया था c बिलोंग्स टू 1,3, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। सो ये तो नेगेटिव वाला तो उसमें बिलोंग नहीं करेगा, मतलब √3 उसमें बिलोंग करेगा, बिकॉज √3 की वैल्यू क्या होती है, अराउंड 1.7 के आसपास, जो कि इसमें एग्जिस्ट करता है। सो दिस वन इज अ राइट आंसर, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इंटीग्रेशन e टू द पावर x, क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन e टू द पावर x f ऑफ x माइनस f डैश ऑफ x dx इक्वल्स टू g ऑफ x दिया हुआ है, और फिर उसने पूछा कि इंटीग्रेशन e टू द पावर x f ऑफ x dx का वैल्यू क्या होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। बहुत इजी है, अगर आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा तो बहुत इजी है। अब वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये हमारा है, इंटीग्रेशन e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x f ऑफ x dx। ये फॉर्मूला याद होगा अगर, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। चलिए ये आ गया आपका, यहाँ पे प्लस सी तो रहेगा ही। उसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन e टू द पावर x f ऑफ x dx निकालना है। तो चलिए हमको गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन e टू द पावर x f ऑफ x माइनस f डैश ऑफ x dx इक्वल्स टू g ऑफ x गिवन है हमें। फिलहाल ये सी हटाते हैं यहाँ से, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या ऐड होगा, राइट हैंड साइड को ऐड होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर x, दोनों में से कॉमन निकला, बचा f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x प्लस f ऑफ x माइनस f डैश ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पे भी दोनों ऐड होंगे, तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x f ऑफ x dx प्लस g ऑफ x हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब आपके पास बचा बराबर इंटीग्रेशन e टू द पावर x f ऑफ x 2 टाइम्स आएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लिया मैंने। सो इंटीग्रेशन क्या बचा आपके पास, इंटीग्रेशन e टू द पावर x f ऑफ x dx प्लस g ऑफ x, ठीक है। अब देखिए ये हमको वैल्यू इसकी चाहिए, तो 2 नीचे जाएगा, तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x f ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x f ऑफ x प्लस g ऑफ x, यहाँ 1/2 आ जाएगा क्योंकि 2 हमने डिवाइड में ले लिया है, और ये प्लस सी जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है वो प्लस सी तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों के आंसर गलत भी हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मोरल डाउन करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग ट्राई करिए, हर टेस्ट सीरीज, हर जो मॉक टेस्ट होगा उसको ट्राई करिए, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, आपके हर एक कंसेप्ट धीरे धीरे टिल एग्जाम आप लोगों के सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। सो देखते रहिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल टचिंग y एक्सिस एट द ओरिजिन इज, क्या होगा वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पे ना जो दिया हुआ है उसका डायग्राम कैसे बनेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए उसने क्या बोला है कि ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग y एक्सिस एट द ओरिजिन।
आपका जो सर्कल बन रहा है वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, वो भी कहाँ पे, ओरिजिन पे टच कर रहा है। मतलब जो वाई एक्सिस होगी वो उसके लिए क्या होगा, टेंजेंट होगा। बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है। मतलब यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि वाई एक्सिस के ओरिजिन पे सिर्फ टच कर रहा है, तो इस तरीके से कुछ सर्कल बनेगा आपका, करेक्ट है। यहाँ पे आपका सेंटर हो जाएगा, मतलब जो सेंटर है वो कहाँ पे आएगा, आपका एक्स एक्सिस पे आएगा। और सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे आपके। फॉर एग्जांपल मैं इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ h,0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट नहीं आएगा इसलिए y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इसका रेडियस कितना आएगा सर्कल का, ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ आ रहा है वो, है ना। तो यहाँ से यहाँ का जो भी डिस्टेंस होगा, और वहाँ डिस्टेंस क्या है हमारा h, मतलब हमारा यहाँ पे रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। करेक्ट है यहाँ पे ये चीज़। तो देखिए सेंटर मिल गया हमको, रेडियस मिल गया, समझ में आया। सेंटर हमारा ओरिजिन पे क्यों होगा और रेडियस की वैल्यू आज आर किस तरीके से होगी। अब देखिए हमको किस तरीके से यहाँ पे निकालना है। अब आप लोगों को सेंटर रेडियस फॉर्म सर्कल का पता होना चाहिए। वो क्या होता है, देखिए वो होता है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आपका क्या आता है यहाँ पे, आर स्क्वायर आता है। यहाँ पे एच और के क्या है आपका सेंटर के पॉइंट्स हैं कि सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका अगर 2,1 होता तो एच का वैल्यू 1 हो जाता और के का वैल्यू 2 हो जाता। अगेन रेडियस क्या होता था, फिर उसका वैल्यू यहाँ पे आता था। सो यहाँ पे हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको पता है, सेंटर का पॉइंट पता है हमें h,0। उसके बाद तो हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे, x माइनस एच का वैल्यू तो h ही है, तो इसको हम लोग एच स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे एक्चुअली y आएगा, और ये y माइनस के का वैल्यू कितना है आपका, 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब r का वैल्यू हमने क्या लिया है, h, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, h डिस्टेंस है वो हमारा, h स्क्वायर आ गया यहाँ पे। इसको एक्सपांड करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस यहाँ पे तो ये 0 है तो ये सिर्फ वाई स्क्वायर आएगा और ये एक्स स्क्वायर गेट कैंसल। मतलब आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग दे देते इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करिए। ये h का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 2x माइनस 2hx का क्या आ जाएगा, 2h कॉन्स्टेंट जैसे क्या वैसा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस अब वाई स्क्वायर, देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं लेकिन y है तो यहाँ पे क्या आएगा 2y, लेकिन y का डेरिवेटिव फिर से होगा जो कि dy/dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया, 2 कॉमन निकल के उधर साइड जाके 0 हो जाएगा। मतलब आपके पास क्या बचेगा, x माइनस एच प्लस वाई dy/dx। सो देयरफॉर यहाँ से जो h का वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका, x प्लस वाई dy/dx, ये निकल गया आपका। अब इस h का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2h, h का वैल्यू क्या है, x माइनस एक्स प्लस वाई dy/dx इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से आया यहाँ पे हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये x भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, अब ये माइनस हो जाएगा माइनस 2y x dy/dx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y(x) dy/dx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2y(x) dy/dx इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेक्टर i माइनस 2j प्लस के
-2i + 3j - 4k λi - j + 2k आर लीनियर डिपेंडेंट, देन द वैल्यू ऑफ द लैम्बडा इज इक्वल्स टू, क्या होगा वो बताना। अब लीनियर डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है वो समझना है हमें। सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पे लीनियर डिपेंडेंट का मतलब पता है तो आपको आंसर आ जाएगा। अब लीनियर डिपेंडेंट का मतलब होता है एलडी, लीनियर डिपेंडेंट का मतलब होता है कि उसका जो मॉड का आंसर आएगा वो 0 आएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप मॉड निकालते हो, जो भी ए वेक्टर दिया है उसके जो कोएफिशिएंट होंगे, बी वेक्टर के कोएफिशिएंट, सी वेक्टर के कोएफिशिएंट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आप यहाँ पे ए के, अगर मैंने ए का वैल्यू ले लिया i - 2j + k, बी वेक्टर हमने कंसिडर कर लिया -2i + 3j - 4k, और सी वेक्टर को हमने कंसिडर किया λi - j + 2k। तो यहाँ पे ए के कोएफिशिएंट देखिए, i का कोएफिशिएंट क्या है 1, j का कोएफिशिएंट क्या है -2, c का कोएफिशिएंट क्या है 1, सॉरी k का कोएफिशिएंट क्या है 1। अगेन यहाँ पे b के लिए देखिए, b के लिए जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे रो चेंज हो जाएगा आपका। तो i के लिए क्या -2, j के लिए कोएफिशिएंट 3, k के लिए -4। अब उसके बाद c के लिए लैम्बडा -1 और k का कोएफिशिएंट 2। इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर डिपेंडेंट। तो ऑलरेडी वो लीनियर डिपेंडेंट है उसने बोला, मतलब मॉड का आंसर ऑलरेडी 0 आएगा। तो हमें इस लैम्बडा का वैल्यू क्या होगा फाइंड आउट करना है। एक्चुअली देखिए इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मिस्टेक है। अब वो थोड़ी सी मिस्टेक क्या है ये देखिए। एक्चुअली यहाँ पे आपका k की जगह चाहिए था आपको 3k, और ये -2i की जगह पे चाहिए था +2i, तो आपका आंसर करेक्ट आता था। और तब उस केस में लैम्बडा का वैल्यू आपका बराबर 0 आता था, जो कि ऑप्शन ए था आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया हुआ था। सो ऐसे वक्त पे अगर आप लोगों को क्वेश्चन गलत दिया हुआ है तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आपने अटेम्प्ट किया है। डजेंट मैटर कि आपने सही आंसर लिखा है या गलत आंसर लिखा है, लेकिन आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे 2 मार्क्स होंगे तो 2 मार्क्स पूरे आपको वहाँ पे मिलेंगे। सो ये चीज़ याद रखिए कि अगर क्वेश्चन गलत है, अगर आपने अटेम्प्ट भी किया है, तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और वैसे भी नेगेटिव मार्किंग्स नहीं होती है हमारी एमएससीसी में, तो हमको ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। ट्राई करिए, जितना नहीं आ रहा है फिर भी ट्राई करिए, पर पेपर छोड़ के मत आइए, कभी भी पेपर मत छोड़िए। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ पे लिखिए। गलत होगा चलेगा, नेगेटिव मार्किंग्स तो है ही नहीं, ठीक है। सो इस तरीके से, तो अगर यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे -2, तब आपका आंसर बराबर आएगा। तो सॉल्व किस तरीके से करना होता है हमें, यहाँ पे किस तरीके से हम निकालते हैं मॉड। सबसे पहले ये वाला पोजीशन लेते हैं तो 1 आएगा आपका, और यहाँ से ये इसके लाइन से जो भी नंबर्स दिख रहे हैं एलिमेंट्स वो छोड़ दिया जाते हैं, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होता है, मतलब 3 × 2 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होता है, मतलब -4 × -1, ठीक है। फिर सेम वे में सेकंड एलिमेंट आता है आपका, फर्स्ट एलिमेंट के लिए होगा। अब सेकंड एलिमेंट -2 है तो ये ऐसा। अब यहाँ पे देखिए ये 1 लिया, जब हम लोग सेकंड एलिमेंट लेते हैं तो हम लोग माइनस के साइन के साथ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस की साइन है इसलिए आएगा +2। फिर से वही सेम चीज़, जो लाइन में उसके एलिमेंट छोड़ना है, तो 2 × 2 -4 × लैम्बडा, मतलब आ जाएगा प्लस आ जाएगा -4 लैम्बडा। फिर अल्टरनेट प्लस माइनस की साइन, ये प्लस था फिर माइनस आया फिर प्लस, अब प्लस अगेन प्लस में ही दिया है तो ये 3, फिर से ये लाइन छूटेगी। अब यहाँ पे 3 × -2 -3 × लैम्बडा 3 लैम्बडा इक्वल्स टू 0। अब बस इसको कैलकुलेट करना है और आपको लैम्बडा का वैल्यू निकालना है। इतना तो आएगा ही आप लोगों को होप्स हो। और लैम्बडा का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, बराबर 0 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन अगर क्वेश्चन सही दिया होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है the joint equation of the lines passing through the origin and trisecting the first quadrant। और फर्स्ट क्वाड्रेंट को वो क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रही है। लाइंस ट्राइसेक्ट कर रही है मतलब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और वो कहाँ से पास होके जा रही है लाइंस, ओरिजिन से। मतलब कुछ इस तरीके का आएगा डायग्राम आपका। अब ट्राइसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब ये जो बनता है कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, मतलब π/2 बनता है। अब उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब 30 के पार्ट में डिवाइड करेगा। सो फर्स्ट लाइन जो एंगल बनाएगी वो 30 का बनाएगी, मतलब π/6, करेक्ट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होगी, अब ये 30 और उसमें 30 ऐड होगा, मतलब ये जो लाइन एंगल बनाएगी वो π/3 का एंगल बनाएगी, मतलब 60 का एंगल बनाएगी, और बाकी तो ठीक है।
अब देखिए सॉल्व किस तरीके से करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों लाइंस का सबसे पहले तो अलग अलग इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जॉइंट इक्वेशन आ जाएगा। अब देखिए जैसे कि हमें पता है आप लोगों को कि हमारे पास जो स्लोप है उसको हम लोग m से डिनोट करते हैं और m का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा tan थीटा, करेक्ट। सो यहाँ पे हम लोग दो लाइन से इसके लिए इसको हम m1 ले रहे हैं और दूसरे के लिए m2 ले लेते हैं और ये भी क्या हो गया हमारा tan थीटा, ठीक है। इसको भी θ1 ले लीजिए, θ2 ले लीजिए बिकॉज दो अलग अलग एंगल्स हैं। सो m1 इक्वल्स टू tan θ1, θ1 मतलब हमारा tan π/6 आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये वाला निकाल लेते हैं, मतलब m2 इक्वल्स टू tan π/3 आ गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका m1 इक्वल्स टू tan π/6। सो tan π/6 का वैल्यू कितना होता है हमारा यहाँ पे 1/√3 और ये m2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका tan π/3 का वैल्यू कितना होता है √3। सो अब जैसे कि हमें पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो लाइन का इक्वेशन होता है वो क्या होता है हमारा y इक्वल्स टू mx प्लस सी, यहाँ m1 है इसलिए m1 लेते हैं और सेम वे में यहाँ पे भी y इक्वल्स टू m2x प्लस सी। वहाँ पे c जो होता है वो क्या होता है इंटरसेप्ट, मतलब लाइन कहाँ पे कट कर रहा है, कहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कहाँ से पास होके जा रही है लाइन, ओरिजिन से पास होके जा रही है, मतलब उसका ऑफकोर्स ओरिजिन से पास होके जा रही है, मतलब उसका इंटरसेप्ट क्या आएगा 0, मतलब c का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो इसको हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा m1 का वैल्यू, तो y इक्वल्स टू 1/√3x, यहाँ पे भी y इक्वल्स टू √3x। अब इसको एक साइड ला लेंगे अगर हम तो ये बचेगा, ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो √3y इक्वल्स टू x, देयरफॉर x माइनस √3y इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन हो गया लाइन का। सेम वे में ये भी आएगा तो √3x माइनस ये इधर चला जाएगा y इक्वल्स टू 0, ये दूसरी लाइन का इक्वेशन हो गया। अब दोनों को सिंपली क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा x माइनस √3y इंटू √3x माइनस y इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू ये हो जाएगा √3x² माइनस x इंटू वाई xy माइनस √3 इंटू √3 मतलब 3x इंटू वाई xy, अभी माइनस माइनस प्लस √3y इंटू वाई y² इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब आपके पास बचा √3x² माइनस 4xy प्लस √3y² इक्वल्स टू 0। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/sin x cos square x dx क्या होगा, ये हमें बताना है। सो इंटीग्रेशन 1/sin x cos square x dx का वैल्यू बहुत इजी है ये भी क्वेश्चन। सो हम क्या करते हैं, इस 1 को जो है हम 1 को लिख लेते हैं cos square x प्लस sin square x लिख सकते हैं, बिकॉज cos square x प्लस sin square x इज 1 और ये आ गया आपका sin x इंटू cos square x dx, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये सेपरेट करते हैं, इंटीग्रेशन और नीचे का टर्म दोनों को सेपरेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन cos square x बाय sin x cos square x dx प्लस इंटीग्रेशन sin square x sin x cos square x dx। cos square से cos square कैंसिल, बचा 1/sin और 1/sin क्या होता है हमारा cosec x, करेक्ट, dx प्लस इंटीग्रेशन, अब साइन से साइन कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन sin x बाय cos square x। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं इंटीग्रेशन sin x बाय cos x इंटू cos x, बिकॉज साइन बाय cos क्या हो जाएगा आपका tan x इंटू 1/cos क्या हो जाएगा आपका sec x dx, ठीक है। बिकॉज इसके भी फॉर्मूला है हमारे पास और इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास। अब इसका फॉर्मूला क्या है, log ऑफ mod ऑफ cosec x माइनस cot x, और इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन tan x इंटू sec x इज sec x प्लस c। इसको और लिखना है ऑप्शन के हिसाब से, तो sec x प्लस log ऑफ mod ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन।
अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, देन उसने बोला कि A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23 इक्वल्स टू क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है हमें, 110 215 121, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेसिक चीज़, सबसे बेसिक चीज़ समझिए क्या होता है। यहाँ पे जो स्मॉल a11 दिखा रहा है, इसका मतलब होता है कि पोजीशन बता रहा है वो एलिमेंट का। अब a11 मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो कौन सा, ये, और फर्स्ट कॉलम कौन सा, ये, तो एलिमेंट कौन सा है, ये। जैसे ये है A12, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मतलब कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 वाला आएगा। A13 ये क्या दिखाता है कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहला बोलता है रो, सेकेंड का मतलब होता है कॉलम। ठीक है, तो A13 का वैल्यू क्या होगा, 0। अब उसके बाद आता है A21, जो कैपिटल A21 का मतलब क्या होता है, अब इसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कोफैक्टर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, -1 टू दी पावर, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसको आई जे के फॉर्म में लेते हैं, आई और जे, ये क्या होता है, -1 टू दी पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। अब यहाँ पे जो m होता है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर, इसको कोफैक्टर, इसको माइनर। अब i और j यहाँ पे क्या होगा, ये जो दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल A21 उसने बोला, तो यहाँ पे i का वैल्यू 2 हो गया, j का वैल्यू 1 हो गया। अभी माइनर किस तरीके से निकलता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं यहाँ। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये पूरा कंसिडर करते हैं। सबसे पहले A11 पोजीशन, A11 कौन सी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये वाला पोजीशन है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू, अब A21 मतलब क्या, ये फॉर्मूले में रखना है हमको सिंपली, सो -1 टू दी पावर 2 प्लस 1। अब M21 का वैल्यू कैसे होता है, आपको क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, बाकी जो भी एलिमेंट बचेगा लिख लेना। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम अगर मैंने छोड़ा तो आपके पास क्या बचेगा, 1 0 और 2 1। ठीक है, उसके बाद प्लस उसने बोला A12 का वैल्यू कितना है आपके पास, यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू A22 मतलब -1 टू दी पावर 2 प्लस 2, बिकॉज आई और जे का वैल्यू क्या हो गया उस केस में 2 2, और उसके बाद M22 निकालना है, M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ना है अब आपको, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये छोड़ देना है। तो क्या बचेगा आपके पास, 1 0 और 1 2 सॉरी 1 1 1 1, उसके बाद प्लस, अब नेक्स्ट क्या है, A13 का वैल्यू कितना है आपके पास, देखिए 0 है, तो 0 इंटू -1 टू दी पावर 2 प्लस 3, और यहाँ पे अगेन सेम चीज़, A23 है तो M23 निकालना पड़ेगा, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है आपको। ठीक है, तो 1 1 1 2 बचेगा आपके पास, 1 1 1 2 इक्वल्स टू क्या होगा वो बताना है। अब देखिए ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बिकॉज 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हटा दीजिए उसको, ये बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये तो 1 से मल्टीप्लाई करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, -1 टू दी पावर 3 आ जाएगा, -1 टू दी पावर 3 कितना होता है, -1, तो आ गया -1। अब इसका वैल्यू कैसे निकलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं ये, 1 इंटू 1 1 -0 इंटू 2 0, प्लस -1 टू दी पावर 4 इवन पावर है, तो इवन मतलब माइनस को प्लस कर देता है वो, तो 1, तो ये बचा 1 इंटू 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 0 0, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, -1 इंटू 1 -1, और ये 1 इंटू 1 1, मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपको, 0 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुअल ऑफ, अब जो स्टेटमेंट दिया है उसका डुअल निकालना है हमको। क्या दिया स्टेटमेंट, निगेशन इन ब्रैकेट निगेशन ऑफ x और निगेशन ऑफ y इक्वल्स टू
x एंड y, इसका डुअल क्या होगा वो बताना है। अब डुअल का कंसेप्ट क्या होता है आप समझ लीजिए पहले। अब डुअल का कंसेप्ट ये होता है, किसी स्टेटमेंट का डुअल निकालना है अगर आपको, तो वहाँ कुछ नहीं, बहुत एकदम सिंपल वे बताता हूँ क्या करना है। आप क्या करिए, वहाँ पे जहाँ जहाँ एंड दिया है वहाँ और कर दीजिए, जहाँ और दिया है वहाँ पे एंड कर दीजिए, और जहाँ भी निगेशन होता है, निगेशन चेंज नहीं होता है डुअल में, निगेशन जैसे का वैसा होता है। और दूसरा क्या होता है डुअल में, ट्रू का फॉल्स हो जाता है, फॉल्स का ट्रू हो जाता है, इस तरीके से भी होता है। तो यहाँ पे सेम वे करना है, जहाँ जहाँ आपको एंड दिख रहा है वहाँ और लगा देना है, जहाँ और दिख रहा है उसको एंड कर देना है, और निगेशन जैसे का वैसा रहेगा। सो निगेशन जैसे का वैसा, निगेशन जैसे का वैसा, निगेशन ऑफ एक्स और दिया है इसको एंड कर दीजिए, निगेशन जैसे का वैसा इक्वल्स टू एंड दिया है इसको और कर दीजिए। बस सिंपल, यही आंसर था, ज़्यादा कुछ भी नहीं था इसमें, यही करना है। अगर ट्रू और फॉल्स के केस में दिया होता तो ट्रू को फॉल्स करना है, फॉल्स को ट्रू करना है, किसमें, डुअल में। सो ये थे हमारे 10 के 10 क्वेश्चन, मतलब इसका ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे हमारे पूरे 10 क्वेश्चन। ये मॉक टेस्ट 1 का हम लोगों ने डिस्कशन देखा, सॉल्यूशन देखा। आई होप सो चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर इन केस कुछ नहीं भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। और आप लोगों के मॉक टेस्ट में कितने आंसर सही हुए, कितने आंसर्स गलत हुए, कौन सा आंसर गलत हुआ है, प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। और दूसरी चीज़, जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं आपके, सारे मॉक टेस्ट को ट्राई करिए, जितने भी आने वाले जितने हैं टिल एग्ज़ाम, MHT CET का एग्ज़ाम आने तक हम लोग पूरे टेस्ट सीरीज तब तक लेने वाले हैं, मैथ्स के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी। सो पूरे मॉक टेस्ट ट्राई करिए। आता है नहीं आता है चलेगा, एटलीस्ट अटेम्प्ट करिए, क्योंकि हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, हर टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे तो टिल एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लोगे और हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सो मॉक टेस्ट देते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग।